इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जो इतना ज्यादा टूट चुका है कि वो खुद अपने ही खिलाफ जंग छेड़ देता है। एक तरफ है एक बादशाह जिसे लगता है उसे राज करने के लिए खुद भगवान ने भेजा है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी ही जनता जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 1917 के रशिया की सच्चाई थी। आज हम टाइम में पीछे जाएंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन को समझने के लिए, वो क्रांति जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले जार का राज कैसा था, फिर लोगों का गुस्सा कैसे बढ़ा, उसके बाद लेनिन का मास्टर प्लान क्या था, और आखिर में कैसे एक बिल्कुल नए देश का जन्म हुआ। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं उस इंसान से जो इस पूरे विशाल साम्राज्य के टॉप पर बैठा था, जिसके पास ऐसी पावर थी जिसकी कोई हद नहीं थी। ये हैं जार निकोलस सेकंड। वो डिवाइन राइट से रशिया पर रूल करते थे। इसका मतलब उनका ये मानना था कि उन्हें राज करने का हक सीधा ऊपर से, भगवान से मिला है। उनका कहा हर शब्द ही कानून था। इसी सिस्टम को कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी तानाशाही। इसमें एक ही इंसान के पास सारी पावर होती है। सोच लीजिए, एक घर जिसके हेड ऑफ द फैमिली का हर लफ्ज ही कानून है, उनके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बस वही थे द जार, किसी पार्लियामेंट या जनता के लिए जवाबदेह नहीं। अब देखिए, यहां पर असली कहानी शुरू होती है। एक तरफ जार और उनके अमीर लोग शान और शौकत की जिंदगी जी रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रशिया की 85% आबादी, 85%, वो किसान थे जो बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। हालात इतने खराब थे कि रशिया में मानो 2 अलग अलग दुनियाएं चल रही थी। शहरों में फैक्ट्री मजदूर दिन के 15-15 घंटे काम करते थे, बहुत ही कम सैलरी के लिए। गांव में किसान अमीर जमींदारों की जमीनों को देखते थे और सोचते थे कि काश ये जमीन हमारी हो। तो आप देख रहे हैं, हर तरफ से प्रेशर बिल्ड हो रहा था। और ये सारा गुस्सा, ये सारी परेशानी किसी छोटे मोटे इलाके में नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य में फैली हुई थी। यूरोप से लेकर पैसिफिक ओशन तक। सही मायने में रशिया एक प्रेशर कुकर बन चुका था जो बस फटने ही वाला था। तो आखिर ये प्रेशर कुकर फटा कैसे? इसकी आग में घी का काम किया एक तबाहकुन जंग ने, और एक ऐसे संडे ने जिसे इतिहास हमेशा ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार के नाम से याद रखेगा। देखिए कैसे चीजें एकदम तेजी से नीचे जाती हैं। 1904 में लोगों की सैलरी कम हुई, जिससे ब्लडी संडे हुआ। लेकिन जो आखिरी कील साबित हुई वो थी वर्ल्ड वॉर 1। 1917 आते आते 70 लाख से ज्यादा रशियन सोल्जर्स या तो मर चुके थे या घायल थे। देश में खाने की कमी थी और दंगे आम बात हो गए थे। और फिर फरवरी 1917 में क्रांति की चिंगारी लगाई आम औरतों ने। मार्फा वासिलेवा जैसी फैक्ट्री वर्कर्स रोटी मांगने के लिए सड़कों पर उतर आईं। उनका ये एक एक लफ्ज उस वक्त की बेबसी को दिखाता है। जब बाकी सब भूखे हैं तो मैं अकेली पेट भरकर कैसे बैठ सकती हूं। और बस खेल खत्म हो गया। एंड दिस वॉज द गेम चेंजर। इस बार जब सेना को प्रोटेस्ट करने वालों पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया तो सेना ने साफ इनकार कर दिया, और वो भी भीड़ में शामिल हो गए। 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी। 300 साल पुरानी रोमनॉफ डायनेस्टी का अंत हो गया। जार तो चला गया, एक नई टेम्पररी गवर्नमेंट ने चार्ज ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी क्लास का सबसे स्ट्रिक्ट और अनफेयर टीचर चला गया, लेकिन क्लास में इतना शोर है, इतना केओस है कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा। रशिया का भी यही हाल था। पर यह फरवरी की क्रांति तो सिर्फ ट्रेलर था दोस्तों। असली पिक्चर, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। और इस तूफान को लीड कर रहा था एक आदमी जो अभी अभी अपने एग्जाइल यानी देश निकाले से वापस लौटा था। और तब एंट्री होती है व्लादिमीर लेनिन की, रेडिकल बोल्शेविक पार्टी के लीडर। वो अप्रैल 1917 में रशिया वापस आए और उनके दिमाग में एक बिल्कुल क्लियर प्लान था। उन्होंने साफ कहा, प्रोविजनल गवर्नमेंट का टाइम खत्म, अब पावर जाएगी सोवियट्स के हाथ में, यानी वर्कर्स और सोल्जर्स की काउंसिल्स के हाथ में। लेनिन के प्लान की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में थी। कोई लंबे चौड़े वादे नहीं, सिर्फ 3 चीजें जो हर आम इंसान चाहता था: शांति, जमीन और रोटी। जंग को तुरंत खत्म करो, किसानों को जमीन दो और सबके लिए रोटी का इंतजाम करो। सिंपल, पावरफुल और बिल्कुल पॉइंट पर। अब लेनिन की पार्टी बोल्शेविक्स बाकी सबसे अलग क्यों थी? क्योंकि उनका फंडा बिल्कुल क्लियर था। वो भीड़ भाड़ वाले आंदोलनों में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि रेवोल्यूशन लाने के लिए एक छोटी, हाईली डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल क्रांतिकारियों की टीम चाहिए जो मौका देखते ही पार पर कब्जा कर ले। और फिर आया अक्टूबर। ये कोई जनता का आंदोलन नहीं था, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था।
एकदम प्लान्ड और तेजी से एग्जीक्यूट किया गया। 24 अक्टूबर की रात बोल्शेविक्स ने चुपचाप सरकारी ऑफिसेज, टेलीफोन एक्सचेंज, रेलवे स्टेशंस सब पर कब्जा कर लिया। इससे पहले कि बेचारी प्रोविजनल गवर्नमेंट कुछ समझ पाती, गेम ओवर हो चुका था। तो चलिए अपनी क्लासरूम वाली एनालॉजी पे वापस चलते हैं। अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट वो सब्स्टिट्यूट टीचर थी जो क्लास को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो बोल्शेविक्स वो रैडिकल बैक बेंचेस थे जिन्होंने ना सिर्फ टीचर को भगाया बल्कि पूरी क्लास पर कब्जा करके अपने नए रूल्स लागू कर दिए। और उन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। आते ही फटाफट बड़े बड़े फैसले लिए। बड़ी इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, यानी सरकारी बना दिया। जमीन को सबकी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, जिससे किसानों को अमीर जमींदार की जमीन लेने का हक मिल गया। राजा महाराजा वाले टाइटल्स खत्म कर दिए और अपनी पार्टी का नाम बदलकर रख दिया कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पावर जीतना एक बात है, उसे संभालना बिल्कुल दूसरी। अब रशिया का नसीब एक भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध लिखने वाला था। ये लड़ाई आसान नहीं थी। एक तरफ थे रेड्स यानी लेनिन के बोल्शेविक्स, उनके खिलाफ थे व्हाइट्स जो त्सार को वापस लाना चाहते थे, और ग्रीन्स जो एक अलग तरह का सोशलिज्म चाहते थे। और व्हाइट्स को तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश भी सपोर्ट कर रहे थे। सही में एक केओटिक कबड्डी मैच चल रहा था जिसमें कई टीम्स आपस में भिड़ रही थी। अब जंग को जीतने के लिए बोल्शेविक्स ने वॉर कम्युनिज्म नाम की एक सख्त पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब था कि उन्होंने अपनी सेना का पेट भरने के लिए किसानों से जबरदस्ती अनाज छीनना शुरू कर दिया। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके घर शादी है, केटरर भाग गया तो आप पड़ोसियों के घर से जबरदस्ती उनका खाना उठाकर ले आए। जरूरत थी, पर इसने उन्हें लोगों की नजरों में विलन बना दिया। लेकिन सबके खिलाफ लड़ते हुए हैरत अंगेज तरीके से रेड आर्मी जीत गई और 1922 में एक बिल्कुल नए देश का जन्म हुआ, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे हम सब जानते हैं यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के नाम से। तो अब आपके लिए एक सवाल है। 1 मिनट के लिए सोचिए। आप 1917 के एक फैक्ट्री वर्कर हैं, दिन के 15 घंटे काम करते हैं और घर पर परिवार भूखा है। ऐसे में क्या लेनिन का शांति, जमीन और रोटी का नारा आपको कन्विंस कर पाता? हाँ या ना मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो हम इस सब के बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ रशिया की कहानी नहीं थी। इस रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। इसने सोवियत यूनियन को एक ऐसी सुपर पावर बनाया जिसने अगले 70 साल तक अमेरिका को टक्कर दी। आज हम जिस दुनिया में हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं इस क्रांति ने रखी थी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। रेवोल्यूशन की इस कहानी ने एक बहुत अंधेरा मोड़ लिया। लेनिन की मौत के बाद पावर आई जोसेफ स्टालिन के हाथ में, एक ऐसा इंसान जिसके तरीके और भी ज्यादा बेरहम थे। वो रेवोल्यूशन के सपनों को एक लोहे की मुट्ठी वाली हकीकत में बदलने वाला था। स्टालिन को लगता था कि सोवियत यूनियन में अनाज की कमी उसे कमजोर बना रही है, तो 1929 में उसने एक प्लान लॉन्च किया जिसे कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन। ये इतिहास के सबसे ब्रूटल सोशल एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। इसका मकसद था खेती को मॉडर्न बनाना, और इसके लिए उनके निशाने पर थे कुलॉक्स, बेसिकली थोड़े प्रॉस्परस किसान जिन्हें वो दुश्मन मानते थे। तरीका सिंपल और ब्रूटल था। सारे किसानों से उनकी जमीन, उनके औजार, उनके पशु सब कुछ जबरदस्ती ले लिया गया और उन्हें बड़े बड़े सरकारी फार्म्स पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया, दिल तोड़ देने वाला विरोध। बहुत से किसानों ने सरकारी फार्म में जाने से बेहतर अपनी फसल जलाना और अपने पशुओं को मार देना समझा। इसका नतीजा एक भयानक अकाल, जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी क्रांति जो रोटी के वादे के साथ शुरू हुई थी, लेकिन उसके आने के कुछ साल बाद ही लाखों लोग रोटी ना मिलने से मर गए, उसे हम एक सक्सेस कहेंगे या एक फेलियर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है और जो ये दिखाता है कि इतिहास कभी भी सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता।